सबसे पहले आज हम लोग को एक क्वेश्चन करना है उसी से रिलेटेड। लास्ट डिस्कस किया था हमने सुपरपोजिशन लॉ। अब बेब सुपरपोजिशन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन सैंपल में सर्च करोगे तो कई बार आया। क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं, नोटिस नहीं करते हैं, तुम लोग खुद बाद में नोटिस कर लेना। कंडीशन ये है कि इफ टू वेव्स आर सुपर इम्पोज वन अनदर हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ दीज वेव्स। ठीक है, सुपर इम्पोज वेव की मतलब दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड नॉर्मली हम A1 A2 एज्यूम करते हैं, अगर उनका एम्पलीट्यूड इक्वल हो और उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो 5, तो उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी पूरा। तो जनरली फॉर्मूला तुम लोग को मालूम है, निकाल ही लोगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग नोटिस करें तो आई रिजल्टेंट जो हम नोटिस करते हैं होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5 वेयर 5 द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेयरिंग वेव्स। ये था ना, इसमें हम कंडीशन यूटिलाइज करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड इक्वल है दोनों में, अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है तो I1 I2 आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर कंडीशन यूज कर लेते हैं इफ A1 इफ इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A, ये सपोज कर लिया हमने, तो I1 मस्ट बी इक्वल्स टू I2 क्योंकि इंटेंसिटी इज डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ओनली। जनरल फॉर्मूला इसका होता है 2 पाई स्क्वायर n या न्यू जो भी फ्रीक्वेंसी है A स्क्वायर रो B, लेकिन डायरेक्टली ये तुम्हारे पार्ट में उसमें कहीं भी नोटिस नहीं है फॉर्मूला। फिलहाल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है, इन दोनों को हम सपोज कर लेते हैं I और इसको लिख लेते हैं I रिजल्टेंट। ठीक है, क्योंकि सर सिंबल सेम हो जाएंगे, तो I रिजल्टेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या होगा, I प्लस I हो गया 2I, यहाँ भी I स्क्वायर मीन्स 2I वंस अगेन cos 5, ये ना फॉर्मूला। 2I यहाँ में कॉमन मिल रहा है, 1 प्लस cos 5 ये टर्म हुआ। वैसे तो ये इतनी हो गई I रिजल्टेंट, ठीक है सिर्फ, लेकिन प्रूफ किसी और तरीके से करने को आता है वो भी बता देते हैं। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या दूसरा फॉर्मूला इसका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 है, आकाश नोट कर लेना अगर कहीं यूजफुल है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दीज ऑल 3 वैल्यूज आर इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो यहां अगर हम फाई को एज ए 2 थीटा कंसीडर करें तो थीटा की जगह क्या होगा 5/2 है ना, हाफ हो जाएगा उसका। तो इस 1 को हमें रिमूव करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 2I 1 प्लस, अब देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करें, 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, the 1 is cancelled from this, so this is 2I into 2 cos स्क्वायर 5/2, तो क्या हो जाएगा 4I cos स्क्वायर 5/2। दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन द सिचुएशन व्हेन द एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल फॉर टू सुपरइम्पोज्ड वेव, इंटरफेरिंग वेव। ठीक है, तो ये ड्राइव करने को आया बहुत बार रिजल्ट, तो सैंपल में चेक करोगे तो उसमें क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, ये थ्योरी में नहीं है, थ्योरी में कोई आंसर नहीं, बस तुम्हें ड्राइव करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन गिवन है उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो नोट करना है तुम लोगों को क्या, तो नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो, फिर आगे इंटरफेरेंस की बात करते हैं। अब जो इसी में हमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, और बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स यहाँ जो पढ़ रहा है। तो इंटरफेरेंस दखलंदाजी, साइंटिफिक नेम दिल्ली में व्यतिकरण, एक वेव का दूसरे में इंटरफेरेंस पूरा। तो जब भी इंटरफेरेंस क्या है, जब दो वेव एक नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी की ट्रेवल करेंगी मीडियम में एक साथ, तो सुपर इम्पोज होंगी सुपरपोजिशन लॉ के अकॉर्डिंग, उनके सुपर पोजिशन से जो रिजल्ट डेवलप होगा एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ मीडियम, मीडियम के कुछ पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और कुछ पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगी। मैक्सिमम वहां होगी वेयर द वेव्स आर मीटिंग एट द सेम फेज, जहां एक जैसे फेज में मिलेगी वहां मैक्सिमम हो जाएगी, और मिनिमम कहां होगी वेयर द वेव्स आर मीटिंग इन द अपोजिट फेज। ये जो फेनोमेना है इसी को हम बोल रहे हैं इंटरफेरेंस, और बेसिकली सिंपल क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मीडियम ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन आप बुक से भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो हम ही भेज देंगे बाद में, अभी पहले समझ लेते हैं उसको क्या करना है। तो जनरल एक लाइन की डेफिनेशन ये है, redistribution of energy in the medium due to the interference of waves.
सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब इसकी कैटेगरी होती है। अभी हमने बोला कि जब दो वेव सुपर इम्पोज होती है तो मीडियम के कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, कुछ पॉइंट पे मिनिमम हो जाती है। इस फेनोमेना को हम इंटरफेरेंस बोल रहे हैं। और interference on those points where the intensity is maximum is said to be constructive interference। जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी उस इंटरफेरेंस का एक नया नाम दिया गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड ऑन दोज पॉइंट्स वेयर द इंटेंसिटी इज मिनिमम इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये और इनकी कंडीशंस होती हैं कब कंस्ट्रक्टिव होगा कब डिस्ट्रक्टिव होगा वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले फिर से हम कहेंगे आकाश को, फिर थोड़ा शब्द लगेगा रिलेटेड टू 11th सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। 11th में भी टॉपिक था। वहां जब हमने वेव की इक्वेशन स्टडी की थी वो थी y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, कुछ याद आई होगी। अगर कुछ ना याद आया हो तो ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन याद आई होगी, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। अब उसका अगर फेज है तो a sin ओमेगा t प्लस फाई को मैं kx यूज कर रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, नहीं भी याद आ रही है तो फिलहाल ये होती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ये जो टर्म है दिस ओमेगा टी प्लस के एक्स इसको हम बोलते हैं फेज। ठीक है, इस फेज को अगर हम यूज करें अभी देख, अगर एक पार्टिकल के लिए यूज कर रहे हैं तो फाई वन फेज फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स, कुछ भी लिख लेते हैं, माइनस लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, माइनस के एक्स। और दूसरे को लिख लेते हैं फाइव टू इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस। अब इन दोनों में कोई डिफरेंस अभी नहीं लग रहा है, दोनों एक ही जैसे हैं। तो ये दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। कैसे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल एट द सेम टाइम व्हेन द वेव इज प्रोग्रेस इन द मीडियम। तो डिस्प्लेसमेंट एक का x1 मान लिया तो एक का x2, तो ये ऐसे हो गया x1 x2। या फिर दूसरे वे में, ठीक है, टू डिफरेंट टाइम्स वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर सेम मींस t1 एंड t2 बट द x इज सेम। दो तरीके से, तो दो रिलेशन वहां पढ़ाए गए होंगे ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, या नहीं पढ़ाए गए तो अब समझ लो उसको। तो ये फेज है। हमने वेव मोशन ये था प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन इस तरीके। ये मोशन है ट्रांसवर्स वेव, सारे लोग जानते हो। एक पार्टिकल यहाँ जूम कर लिया, एक पार्टिकल यहाँ, ये सारे पार्टिकल हैं जो वाइब्रेट करेंगे वेव के प्रोपेगेट करने के साथ में। तो इन्हीं पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। इनमें से कोई दो पार्टिकल हमने चूज कर लिए जिनका फेज फाई1 एंड फाई2 है। ठीक है, एक की जब ये डिस्टेंस x1 है, दूसरे की x2 है, या सेम टाइम पे दो पार्टिकल जो एक ही डिस्प्लेसमेंट पे हो ऐसे वाले चूज कर ले। तो ये एक रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड द टाइम डिफरेंस। इस तरीके के दो रिलेशन थे। तो वो शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं इनको। जैसे हम फाई1 माइनस फाई2 और फाई2 माइनस फाई1 को कैलकुलेट करें फेज डिफरेंस, तो डेल्टा फाई, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीस टू पार्टिकल्स हैविंग द डिस्प्लेसमेंट्स x1 एंड x2 एट द सेम टाइम t। ठीक है, तो हम डेल्टा फाई का मीनिंग है क्या? फाई2 माइनस फाई1। इनको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम देख फाई2 माइनस फाई1 ओमेगा टी माइनस के x2 माइनस ओमेगा टी प्लस के x2। ठीक है, तो ओमेगा टी कैंसिल आउट, x ये बचेगा k x1 माइनस x2 है ना, इसके रिजल्ट से k। ये जो k होता है इस इक्वेशन से, ये बेसिकली होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा where the value of this constant k is 2 pi by lambda। तो जैसे हम इसको पुट करेंगे we can write this 2 pi upon lambda delta x। this is the path difference and this is the phase difference। one relation is this relation between phase difference and path difference। अब टाइम के साथ ले लेते हैं। अब दूसरी सिचुएशन कंसीडर करते हैं इसी की। ये डायग्राम रख कर देते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या है? फाई वन को हम ऐसे अज्यूम करते हैं ओमेगा t1 माइनस के एक्स और फाई2 ओमेगा t2 माइनस के एक्स एट टू डिफरेंट टाइम्स t1 एंड t2 फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स हैविंग द सेम डिस्प्लेसमेंट x पूरा। तब फिर से फाई2 डेल्टा फाई इज इक्वल टू, फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं ओमेगा t2 माइनस के एक्स माइनस ओमेगा t1 प्लस के एक्स। अब के एक्स वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, मींस t2 माइनस t1 मिलेगा। ओमेगा इज टेकन आउटसाइड, t2 माइनस t1, दिस इज द टाइम डिफरेंस। ओमेगा को हम उसी फॉर्म में लिखें जैसे ये देख रहे हो
every equation should follow the law of dimensional background. डायमेंशनल बैकग्राउंड फॉलो करनी चाहिए, तो याद नहीं कर रहे हो. फाई क्या है? फेज इज एंगल, इट्स यूनिट इज यूनिट. जनरली इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो लेफ्ट राइट साइड में भी कोई यूनिट नहीं होना चाहिए. पाथ डिफरेंस मींस मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर. लैम्डा इज आल्सो इन मीटर एंड सेंटीमीटर. मीटर अपॉन मीटर इज कैंसिल. रेडियन एंड रेडियन 2 पाई. ठीक है, सेम यहाँ भी आना चाहिए. तो टाइम तो आ गया है, यूनिट लेस होने के लिए यहाँ भी टाइम का कोई टर्म होना चाहिए. तो ओमेगा को हम ये भी लिखते हैं 2 पाई अपॉन टी एट द टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ. तो डेल्टा फाई अदर रिलेशन इज दिस. ओमेगा रिप्लेस करेंगे 2 पाई अपॉन टी में, और डेल्टा टी दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ टाइम डिफरेंस. तो ये दो रिलेशन है, इन पे डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में. जैसे फेज डिफरेंस दे दिया, पाथ डिफरेंस पूछ लिया इस वेवलेंथ का. फेज डिफरेंस दे दिया, टाइम डिफरेंस पूछ सकते हैं. टाइम डिफरेंस दे दिया, फेज डिफरेंस पूछ सकते हैं. और ये यूज भी होंगे अभी आगे. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जो अभी तुम्हारे यूज के, सिर्फ ये दो हैं. ठीक है, ये डिटेल्ड 11th की थी जो हमने अभी बता दी है नीट के अकॉर्डिंग. ठीक, अब लिखोगे यार? ठीक है, हाँ सिर्फ फॉर्मूले लिख लो, बाकी तुम्हारा नीट कर. रिलेशन ध्यान में आगे यूज कर लेंगे. ये फेज डिफरेंस है, वो टाइम डिफरेंस. हाँ नहीं है, दोनों रिलेशन. रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस. ठीक है, शिवम हो गया कंप्लीट? यस सर. कर लिया इसको भी. आकाश ये इक्वेशन ध्यान आई क्या प्रोग्रेसिव वेव की? जी सर आई. अब जो इंटरफेरेंस की सम टाइम क्वेश्चन ये आता है सब्जेक्टिव में, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस. तो उसमें हम बार बार नहीं करेंगे. जो हमने सुपरपोजिशन का फॉर्मूला ड्राइव किया, हमें वही फिर से ड्राइव किया. लेट टू वेव्स आर सुपरइम्पोज्ड टुगेदर एंड इंटरफेरिंग वन अनदर, और उसके लिए वही ड्राइव करना. मतलब फाइनल एम्पलीट्यूड बाय से रिजल्टेंट इंटेंसिटी लास्ट तक हम ड्राइव कर चुके, मतलब वही दोबारा ड्राइव करना है इंटरफेरेंस के लिए भी. अब उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस आते हैं. कंडीशंस क्या आती हैं कि अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था, कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ये दो कंडीशन नोटिस करनी है हमें, कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है इंटरफेरेंस का. रिजल्टेंट इंटेंसिटी वी हैव I equals to I1 for the first wave, intensity for the second wave, to under root I1 I2 cos phi. This is the resultant intensity in the interference, same as in the superposition. जब दो वेव सुपरइम्पोज होंगी तो कंडीशन यह है कि नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं. उनके सुपरपोजिशन से मीडियम के कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और कुछ पे मिनिमम. इसी प्रोसेस को हम इंटरफेरेंस बोल रहे हैं. तो कंस्ट्रक्टिव के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए मिनिमम चाहिए. तो सीधी सी बात है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इंटेंसिटी को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है कंडीशन वाली. तो किसी भी इक्वेशन में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन्वॉल्व है, लाइक sin थीटा cos थीटा tan थीटा राइट साइड में, तो फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड क्वांटिटी द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मस्ट हैव द वैल्यू 1. sin थीटा हो, cos थीटा हो, tan थीटा, उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी भी लेफ्ट में जो क्वांटिटी है वो मैक्सिमम हो सकती है, क्योंकि अदर वैल्यूज तो डिक्रीज ही करेंगी. तो इसका मतलब cos की वैल्यू यहाँ 1 होनी चाहिए, तभी मैक्सिमम होगी. तो अब यहाँ पर यूज कर सकते हैं. हाँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन के लिए हमें यूज करना पड़ेगा cos phi इफ इक्वल्स टू +1 होना चाहिए. +1, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 तब लेते हैं जहां कोई क्वांटिटी 0 तक ही डिके होती है. जहां बिलो द 0 भी जाती है, मतलब माइनस में, तो मिनिमम 0 तो हो नहीं सकती. फिलहाल ये मैक्सिमम है अभी. और cos phi की वैल्यू में 1 कब कब मिलेगी? वो मिलेगी phi, ये है बेसिक कंडीशन 2n pi.
where n equals to 0, 1, 2, 3 and so on, all the integer. 2n pi means n equals to 0, so cos 0 is 1, n equals to 1 cos 2 pi, that is 360, that is again 1. Sir, n equals to 2, that is 4 pi means all the even multiple of pi in the cosine has the value 1. 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, इन सबकी वैल्यू कोसाइन में है ना, 3 करोगे तो 6 हो जाएगी ना, तो इवन मल्टीपल सारे के सारे 1 वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब इनमें से कोई कुछ भी अगर है तो ये वैल्यू 1 मिलेगी और इस कंडीशन में इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एक सिचुएशन तो ये हो गई कंस्ट्रक्टिव की। इस सिचुएशन को फॉलो करते ही हमारे पास में हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस √2i1 i2, ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम की कंडीशन हो जाए। अब दूसरी कंडीशन, क्योंकि अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस का, तो ये क्या है, फेज है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम पाथ डिफरेंस भी जानना चाहें तो जैसे हमारे पास में फाई इक्वल्स टू डेल्टा फाई, फाई फेज एंगल है, इसका मतलब पहले वाली का 0 है। एक वेव की इक्वेशन है बाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी और दूसरे की इक्वेशन है बाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो फेज डिफरेंस बिटवीन दीस टू वेव्स इज फाई माइनस 0, दैट इज फाई। तो यहाँ जो डेल्टा फाई है वो बेसिकली क्या है, फाई है। तो इसका मतलब इसको यूज कर सकते हैं फाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स। कभी कभी पाथ डिफरेंस के टर्म में भी कंडीशन पूछते हैं। तो फाई की वैल्यू तो हमें पता है क्या, 2n पाई, और दिस इज 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स। 2 पाई इज कैंसिल, डेल्टा एक्स ये जो आया है ये क्या है, n लैम्डा, n लैम्डा, और n पहले से हम क्या यूज कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3। सो यहां कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। या फिर इसको कुछ राइटर लिखते हैं लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल के टर्म्स में, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो हम इसको क्या करें, n को इवन ले लें, इवन नंबर जस्ट। तो यहां जैसे आ रहा है ना 2n/2 हो जाएगा, लैम्डा वाला टर्म हो जाएगा, 4n/2 2 लैम्डा बाई हो जाएगा, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो जाएगा सारा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इक्वल्स टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरवल। बट सीधे सीधे ये है, ये ज्यादा इजीएस्ट है, कोई जरूरी नहीं लैम्डा बाई 2 के टर्म्स में याद रखो। लैम्डा बाई 2 नॉर्मली हम इसलिए यूज करते हैं जैसे कि स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव 3 लेवल्स में, उसमें नोड टू नोड और एंटी नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाई 2 यूज किया जाता था, तो उसी टर्म में ये रिप्रेजेंट किया गया है। तो खैर ये कंडीशन होगी, इनको चाहे तो आप वैसे लिख सकते हैं लैम्डा बाई 2 के टर्म में, ठीक है, 2n बाई लैम्डा बाई 2। तो अगर वेयर n इक्वल्स टू 2, 4, 0, 2, 4, 6 लिखोगे तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है, ऐसे ही चाहिए होगी विद डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन, ठीक है। तो पहले ये नोट कर लो जल्दी से, बोर्ड फिनिश हो जाए। तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन आप भेज देंगे ना? हाँ, और करके हम इसको चलो लिखे दे रहे हैं 0, 2 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, 6 लैम्डा बाई 2, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकते हो इसको। इसमें n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 लिखेंगे तो इवन आएगा वहां पर? कहां पर? नहीं नहीं, इस वाली कंडीशन में इवन लिखना पड़ेगा यहाँ ना, ये नहीं इंटीजर है ये, फिर 1, 2, 3 सब, इसमें तो सब पुट कर सकते हो ना। उसमें सिर्फ इवन कर सकते थे जो उसकी मैक्सिमम थी सुपर पोजीशन वाली, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल का जो मैक्सिमम कंडीशन थी, हाँ उसमें इवन था खाली। नहीं नहीं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई था, n नहीं, n इंटीजर है, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी पुट कर सकते हो। जब इवन के टर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे पाथ डिफरेंस लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं n तो हमें लिखना पड़ेगा डेल्टा एक्स को समटाइम लिखना बच चाहे तो लोग बता दे रहे हैं, डेल्टा एक्स को ये भी कंसीडर करते हैं n लैम्डा बाई 2 वेयर n इक्वल्स टू 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से, तब ये हमें ऐसे लिखना होगा। तो कुछ राइटर फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं n लैम्डा बाई 2 वेयर n इज एन इवन नंबर, तो 0 भी बेसिकली इवन ही है, तो उसकी जरूरत नहीं, हमने और करके लिख दिया है। अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो लिख सकते हो, अदरवाइज ये सफिशिएंट है, क्योंकि कंडीशन तो सारी यहीं से आ जाएगी अगर तुम्हें 5 याद है प्लस 1। अरे नोट हो गया क्या? नहीं सर, अभी नोट नहीं कर रही हूँ। अच्छा, लास्ट में ही कर लेना तुम फिर। अभी आज सारी वीडियोस फिर से देखूंगी जाके, तो उसके साथ करूंगी।
अब जो सेकंड कंडीशन है वो हम डिस्ट्रक्टिव की, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन नोटिस करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, कॉस फाई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -1 होनी चाहिए। -1 सबसे पहले शुरू होगी 180 से, तो 180 शुरू कर, तो इसको मैं लिखना चाहिए 2n - 1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, n इक्वल्स टू 0 देन 2 - 1 और पाई, फर्स्ट वैल्यू पाई आएगी, n इक्वल्स टू 1 तो हो गया ना, 2 - 1 पाई आ जाएगा। उसके बाद n इक्वल्स टू 2, 4 - 1 3, तो ऑल द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1 वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये कंडीशन इसकी हो गई। इसी और i इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी i1 + i2 प्लस, जब ये माइनस आएगा तो यहां टर्म क्या हो जाएगा, -2i1 i2 इनसाइड द रूट, वहां प्लस था या माइनस था, या फिर इसको i मैक्सिमम हम कैसे लिख सकते हैं इसको, √i1 डिफरेंस √i2 होल ऑफ स्क्वायर लिखा जा सकता है। √i1 का मतलब ये उसका स्क्वायर है, तो a² + b² + 2ab मींस a - b होल ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर से भी लिख सकते हैं। ऐसे मैक्सिमम के लिए लिखेंगे तो √i1 + √i2 होल ऑफ स्क्वायर। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो भी पूछते हैं। ठीक है, अब दूसरा वही पाथ डिफरेंस यूज करना है। पाथ मैक्सिमम आपने लिख दिया है सर। हाँ सॉरी मिनिमम, अब मिनिमम की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद में कंडीशन पाथ डिफरेंस के टर्म में लेना है, तो फाई इक्वल्स टू 2n - 1 पाई, ये वैल्यू है हमारे पास, और ये किसके इक्वल होगी, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x, पाथ डिफरेंस के साथ इसका जो रिलेशन था, तो इसको यूज कर लेते हैं। मतलब ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x इक्वल्स टू, अब तुम्हारे समझ में आएगा λ/2 क्यों लिया जाता है, इस वाली कंडीशन पे समझ में आ जाएगा। अब डेल्टा x सॉल्व कर रहा है, पाई तो यहां रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पूरा टर्म λ/2, 2n - 1 λ/2, ये आया पाथ डिफरेंस। इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू जैसे जैसे हम प्लेस करेंगे हमें वो वैल्यू मिलेगी, λ/2, 3 λ/2, है ना, वो इवन मल्टीपल था, ये ऑड मल्टीपल आ जाएगा। तो जस्ट कंडीशन ध्यान रखनी है, बाकी तो तुम सॉल्व ही कर लोगे जैसा भी होगा। अगर 2n + 1 लिखेंगे तो भी ये ऑड नंबर ही होगा, तो फिर n इक्वल्स टू 0, 3 से स्टार्ट हो जाएगा, n इक्वल्स टू 0 तो +1 होगा, λ/2, फिर n इक्वल्स टू 1 तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो उसको अगर n + 1 लिखे या n - 1 लिखे, कोई फर्क प्लस माइनस का इफेक्ट आता है पूरा, अदरवाइज ये हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 पाथ डिफरेंस होना चाहिए फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये डिस्ट्रक्टिव कंडीशन है, और रिजल्ट ये है देयरफॉर I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम का रेशियो कुछ क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है, जो नॉर्मली या तो इस फॉर्म में I1 + √I2 होल ऑफ स्क्वायर अपॉन I1 - √I2 का होल ऑफ स्क्वायर, या दूसरी पोजीशन होती है I मैक्सिमम का मतलब होता है A1 + A2 होल ऑफ स्क्वायर अपॉन A1 - A2 होल ऑफ स्क्वायर, या तो एम्पलीट्यूड के टर्म में या उसके टर्म में, क्योंकि I = Ka² होता है फॉर्मूला, और मैक्सिमम में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 + A2 हो जाता है, और मिनिमम में A1 - A2 हो जाता है। इसको हम दूसरे तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसमें से A2 या A1 कॉमन लेके कुछ क्वेश्चन में इस तरीके से आता है सॉल्व करने को, तो वो रेशियो वाले क्वेश्चन इसमें बेस्ड रहेंगे। फिलहाल कंडीशन तुम्हारी सिर्फ ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन दोनों के बेस पे। तो इंटरफेरेंस में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ, अब सबसे जरूरी बात इसमें ये तो हमें पता हो गया कि सुपर इम्पोज 2 वेव होंगी जब नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी वाली, तो उनके इंटरफेरेंस से मीडियम के कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम और कुछ पे मिनिमम हो जाएगी, जिनमें से एक को हम कंस्ट्रक्टिव बोल रहे हैं, एक को डिस्ट्रक्टिव। लेकिन ये होगा कब, हर 2 वेव के बीच में सुपरपोजिशन होने पर इंटरफेरेंस नहीं होगा। मतलब कोई सी भी 2 वेव आ गई और सुपर इम्पोज हुई, इंटरफेरेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एक तो कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन क्या लगी हुई है, जो 2 वेव के सोर्सेज होंगे दे मस्ट बी कोहेरेंट, उनके बारे में बात करते हैं।
कोहेरेंट सोर्सेज कैन क्रिएट द इंटरफेरेंस। पूरा कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब ये हुआ कि टू सच सोर्सेज विच कैन इमिट टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल वेवलेंथ एंड इक्वल एम्पलीट्यूड विद अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस और विद द जीरो फेज डिफरेंस। मतलब दो ऐसे सोर्स जिनसे इमिट होने वाली वेव्स के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सेम भी हो और उनके बीच में या तो फेज डिफरेंस जीरो हो और या जो फेज डिफरेंस हो वो थ्रू आउट द पाथ कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है तो वेव कितना भी ट्रेवल कर जाए उनके बीच में फेज 30 रहे इनिशियल वेव, वो होते हैं कोहेरेंट। अब कोहेरेंट जनरली कोहेरेंट एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब नेचुरली दे आर नॉट एग्जिस्ट। पूरा उनको हम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। फॉर्म कर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेज की नीड है। व्हाट इज द नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज, है ना, फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो उनकी नीड क्या है, कैसे करते हैं, वी कैन प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्स बाय डिवाइड अ सिंगल सोर्स इनटू टू सोर्सेज। एक ही सोर्स को दो में डिवाइड करते हैं, जिसका यूज किया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग ने, है ना, थॉमस यंग ने बिना एक सोर्स को दो स्लिट की हेल्प से एक ही सोर्स को दो सोर्सेज में डिवाइड किया। एस को S1 S2 में आगे डायग्राम आएगा तब समझ में आएगा तुम लोगों के। और ये दो तरीके से हो सकता है, हालांकि ये तुम्हारा सिलेबस में बहुत डीपली नहीं है लेकिन हम रफली बता दे रहे हैं शॉर्ट में। सोर्सेज को डिवाइड करने के लिए दो तरीके यूज किए जाते हैं। एक होता है बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और एक होता है बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब एक सोर्स को दो कोहेरेंट सोर्स में डिवाइड करने के दो प्रोसेस हैं, या तो हम वेव फ्रंट को डिवाइड करें या उन वेव्स के एम्पलीट्यूड को डिवाइड करें। इनके लिए बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स अलग अलग साइंटिस्ट ने किए हैं। जैसे लॉयड मिरर यूज किया गया उसको डिवाइड करने के लिए। फ्रेजनल ने बाई प्रिज्म यूज किया था, बाई का मतलब समझिएगा डबली हो गया। फ्रेजनल ने बाई प्रिज्म यूज किया था, यंग ने डबल स्लिट यूज की है। तो ये सारे तरीके हैं कोहेरेंट सोर्सेज जनरेट करने के। और कोहेरेंट की कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन सबसे पहले आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, टू सोर्सेज व्हिच हैव द कांस्टेंट फेज डिफरेंस थ्रू आउट द वेव। पूरा इफ सच टू बी कोहेरेंट सोर्स, ये तो गई डेफिनेशन। उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है दे शुड बी नैरो, बहुत वाइड होंगे तो कोहेरेंट नहीं हो सकते, बहुत थिन होने चाहिए, और इसीलिए स्लिट यूज की जाती है डेवलप करने के लिए। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स एमिटेड फ्रॉम दीज सोर्सेज मे बी इक्वल और नियरली इक्वल, सेम एज द फ्रीक्वेंसी में बी इक्वल और नियरली इक्वल। और सबसे जरूरी चीज, दे शुड बी मोनोक्रोमेटिक फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। मतलब सिंगल कलर की लाइट एमिट हो रही हो। अगर व्हाइट लाइट इमिट करेंगे उनको बनाओगे तो फिर मल्टी कलर होंगे बाय दैट, है ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। फिर जो हम इसको स्क्रीन पर लिया, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेंगे, जो इंटरफेरेंस कराते हैं वो सामने जो बॉल या स्क्रीन पे आएगा वहां अल्टरनेटिवली डार्क और ब्राइट बैंड्स मिलेंगे, जिनको बाद में यंग ने नेम दिया फ्रिंजेस। वो फ्रिंजेस में ब्राइट डार्क कंटिन्यू नहीं मिलेंगी अगर हमने कोई और लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं हुई तो, क्योंकि उन सबकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, तो वो डिस्पर्जन भी साथ में क्रिएट कर सकती है। हमें सिर्फ इंटरफेरेंस कंसीडर करना होता है। और ये जो पैटर्न ऑब्टेन होता है किसी स्क्रीन या बॉल पे, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। और ये शिफ्ट किया जा सकता है अपवर्ड और डाउनवर्ड सेंट्रल फ्रिंज को शिफ्ट करके। मतलब जो दो इंटरफेरिंग वेव होती हैं उनके पाथ में कोई नया मीडियम इंट्रोड्यूस करके, कोई अपार्ट नया मीडियम इंट्रोड्यूस कर दे, जैसे ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दे, दो वेव आ रही हैं, वो इंटरफेयर कर रही है और अपना पैटर्न सामने स्क्रीन पे बना रही है। दो में से एक वेव के पाथ में हम कोई मीडियम इन्वॉल्व कर दें, जैसे कोई ग्लास स्लैब रख दी, तो वैसे तो वेव कहां ट्रेवल कर रही थी, एयर में, मीडियम बदल गया मतलब उसके अंदर जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी वो ऑप्टिकल पाथ होगा, और वो ऑप्टिकल पाथ की वजह से पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा। और ये तुम लोग देख पा रहे हैं कि फाई पाथ डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो पाथ अगर चेंज हुआ तो फेज चेंज हो सकता है, तो जो कांस्टेंट अगर नहीं रहेगा तो करंट भी नहीं रहेगा। तो ये सारी कंडीशन हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये दो कंडीशन तो मालूम थी जिनके बेस्ट क्वेश्चन ज्यादा इन्हीं से आते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। वो तो तभी आएगा जब पूरा डेरिवेशन पूछा जाएगा आपसे डिटेल में, शॉर्ट में यही यूज होंगे, तो इसको भी नोट कर लो फटाफट। जाते जाते एक काम की बात सुनते जाओ। एक क्वेश्चन है छोटा सा, लिखना नहीं है। अक्सर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है अ वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म ऑन अ डबली कॉन्वेक्स लेंस ऑन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑन अ मिरर, है ना, what should be the refracted or reflected wavefront, what should be the shape of the reflected and refracted wavefront। तीनों का एक ही आंसर है, स्फेरिकल।
मतलब कोई प्लेन वेव फ्रंट प्रिज्म पे इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्ट होके जब बाहर निकलेगा तो वो कैसा होगा, कैसा होगा, प्रिज्म से प्लेन वाला प्लेन ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि फिर बेंट ही तो होंगी रेज पूरा टुवर्ड द वेव। लेकिन जब लेंस में होगा, जैसे कन्वर्जिंग लेंस में हुआ डबली, वो स्फेरिकल हो जाएगा उसके बाद में। और मिरर में भी जब रिफ्लेक्ट होगा कॉनकेव से पूरा, तो वो भी स्फेरिकल ही होगा पूरा। तो ये डायग्राम कंपेयर करने को आते हैं, कल शॉर्ट में दिखा देंगे तुम लोग को, लेकिन अगर मिले बुक में तो रीड कर लेना, ठीक है, क्योंकि पूछे जाते हैं वेव फ्रंट